ओके सो आज हमने जो है मेजरली फोकस करना है किस चीज़ पे कि नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन का आपस में क्या लिंक है। ठीक है। सो हमने कहा था कि आपके मुल्क में जो है डिफरेंट किस्म की प्रोडक्शंस हो रही होती हैं। ठीक है। कुछ जो है हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं वो चीज़ें, कुछ जो है हम अपने मुल्क में प्रोड्यूस करते हैं। मेन एम हमारा क्या होता है कि हम जो है अपने मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर लें और अपने इकॉनमी को बेहतर कर सकें। अगर आप जो है सारे का सारा एम्फेसाइज़ जो है इम्पोर्ट्स पे कर दोगे, तो उससे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे पड़ेगा। क्यों नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि हमने कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपके डिस्टर्ब हो जाएँगे, कि आपके जो है एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाएँगे, आपकी जो है इम्पोर्ट्स जो है इम्पोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाएँगे, एक्सपोर्ट्स रिड्यूस हो जाएँगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपके मुल्क से पैसा बाहर जाना शुरू हो जाएगा। और जब मुल्क से बाहर पैसा जाएगा तो इसका ये मतलब सिर्फ नहीं है कि पैसे ही सिर्फ बाहर गए, बल्कि क्या हुआ कि आपकी जो लोकल कंपनीज़ हैं, वो भी डिस्करेज होना शुरू हो जाती हैं कि यार हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई खरीदने वाला है नहीं, तो हम इसको यहाँ क्यों सेल आउट कर रहे हैं। वो यहाँ से बिज़नेसेस वाइंड अप कर लेते हैं। अगर उनकी अफोर्डेबिलिटी है देन इट्स फाइन कि वो जो है क्या कर लेते हैं दूसरे कंट्रीज़ की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन अफोर्डेबिलिटी अगर उसके पास नहीं है, तो वो क्या कर देते हैं कि अपने बिज़नेस को क्लोज़ कर देते हैं और उनको जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है? क्योंकि जब ऑर्गेनाइज़ेशन बंद हो जाएगी तो हर ऑर्गेनाइज़ेशन में मिनिमम 5, 10, 15, 20 जो है एम्प्लॉइज़ तो होते हैं वहाँ पे। तो जब वो अपने जो है बिज़नेसेस को वाइंड अप कर देंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो है उनके जो अर्निंग्स हैं वो इफ़ेक्ट हो जाती हैं और लोगों का लाइफ़स्टाइल जो है बेहतर होना शुरू होता है, वो सारा का सारा रिवर्स होना शुरू हो जाता है। और वो जो है फिर क्या करते हैं नए सोर्सेज़ जो है जॉब के ढूँढना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए जो है इकोनॉमी में आपके ये जो ग्रोथ है वो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने एक टर्म यूज़ किया नेशनल इनकम की, ठीक है? अगर हम नेशनल इनकम को देखें तो सिंपल अल्फाज में नेशनल इनकम को हम जो है कंसीडर करते हैं कि आपके मुल्क में, ठीक हो गया, जितने भी फैक्टर्स ऑफ इनकम हैं, वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो अर्न कर रहे हैं उसको हम कहते हैं। अगर इसकी हम डेफिनिशन देखें तो कहते हैं कि नेशनल इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। या फिर अगर हम इसको थोड़ा-सा आसान कर दें तो हम कहते हैं कि द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन 1 ईयर। कि 1 साल के अंदर आपके जो रेजिडेंट हैं वो क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है? कि वो जो है कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। जिसमें हम जो है हमने कहा था कि प्रोडक्शन एस्पेक्ट देखते हैं, हम उसका जो इनकम और एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट देखते हैं, जिसमें हमने पहले बात की हुई है ऑलरेडी। ठीक है कि नेशनल इनकम में आपकी ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो कहता है कि नेशनल इनकम कैसे ग्रो करेगी और उसका इन्फ्लेशन के साथ क्या ताल्लुक है? क्योंकि इन्फ्लेशन हम क्या कहते हैं कि आपके पास जो है ग्रेजुअल इंक्रीज़ इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़, कि आपके पास जो है चीज़ों की कीमतें बढ़ना, इन्फ्लेशन कहलाता है। जैसे हमारे मुल्क में सिचुएशन है कि आज आप जाते हो एक चीज़ जो है आप जब पूछते हो टमाटर का पूछते हो ₹50 होता है। कल को पहुँचते हो वो ₹60 हो जाता है, परसों जाते हो वो 70 हो जाता है, फिर 80 हो जाता है, फिर 90 हो जाता है। सो दिस इज़ इन्फ्लेशन। सिर्फ यही नहीं है, बाकी प्रोडक्ट्स भी आपके पास जो है वो एक्ज़िस्ट करते हैं, उनकी प्राइसेज़ भी इसी तरीके से इंक्रीज़ हो रही होती हैं। तो इसलिए कहता है कि अनदर प्रॉब्लम इज़ दैट there are limits to annual rate of increase in national income that can be achieved. A country should be able to increase the total output from its economic activities but does not have the resources to grow in real terms above a certain rate. ठीक है कि आपके पास क्या है कि हर एक चीज़ की अपनी जो है लिमिट होती है। सो एनुअल रेट में जब इंक्रीज़ की आप ज़िक्र करते हो, ठीक हो गया कि आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाए, तो उसकी भी अपनी एक लिमिट्स होती है जो क्या होता है कि आपको आगे जाने बढ़ने नहीं देता, कि आप उसको आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं आगे जा सकते? कहता है कि कंट्री के पास क्या हो जाता है कि जितने भी रिसोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं, ठीक है? कि वो जो है उसके ऊपर वर्कआउट करता है और उसको कहता है कि चलिए जी हमने अपना जो है टोटल आउटपुट को इंक्रीज़ करना है। आउटपुट कैसे इंक्रीज़ होगा कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ लगाएँगे और वो प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, आपने प्रोडक्शन का सब कुछ प्लान बना लिया, लेकिन क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज़ हैं? रियलिटी में हमने क्या कहा हुआ है कि आपके पास जो है रिसोर्सेज़ आर स्कार्स और जो है वांट्स आपके जो है अनलिमिटेड है। तो आप स्carce रिसोर्सेज़ को कैसे इतना ज़्यादा यूटिलाइज़ करोगे कि आप कहो कि बस हम जो है इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन करके अपने जो है नेशनल इनकम को इंक्रीज़ कर देंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल नेशनल इनकम कैन बी इंक्रीज़्ड बाय गेटिंग मोर अनएम्प्लॉयड पीपल इंटू वर्क बिकॉज़ दीज़ इंडिविजुअल विल देन बिकम प्रोडक्टिव एंड विल क्रिएट इकोनॉमिक वेल्थ। ठीक है कि नेशनल इनकम जो है आप इंक्रीज़ करना चाहते हो, आप कहते हो कि ठीक है मैं जो है क्या कर लेता हूँ कि जो है अनएम्प्लॉयड लोगों को वर्क देता हूँ।
ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा कि वो जो है प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, उनके पास जो है पैसे आना शुरू हो जाएंगे। जब उनके पास पैसे आएंगे तो वो स्पेंडिंग्स करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां बनाएंगी क्योंकि उसका खरीदने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं। So कहते हैं कि हाउ रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट बाय 1% से इज अनलाइकली टू इंक्रीज नेशनल इनकम बाय मोर देन 1%। लेकिन जितने परसेंट आप जो है इंक्रीज लेकर आ रहे हो तो वो तो उसी हिसाब से चलेगा। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप जो है क्या कर लेते हो, कहते हो कि जी हमने क्या कर दिया कि 1% जो है या 5% अनएम्प्लॉयमेंट जो है हमने क्या कर दी कि कम कर दी, अब उससे मेरा नेशनल इनकम जो है वो 50% बढ़ जाएगा। 50% कैसे बढ़ेगा, वही 5% या 1% जो आपने इंक्रीज किया हुआ है वही क्या करेंगे, उसको इफेक्ट करेंगे, उसी का इम्पैक्ट आपको नजर आएगा, उससे ज्यादा का इम्पैक्ट तो आपको नजर नहीं आ सकता। इसलिए कहते हैं कि नेशनल इनकम कैन आल्सो बी इंक्रीज बाय इंट्रोड्यूसिंग मोर न्यू टेक्नोलॉजी इनटू बिजनेस। However, the introduction of new technology takes time and will only help to improve national income gradually. तो इसका ये सोल्यूशन हो सकता है कि आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ, न्यू टेक्नोलॉजीज बिजनेस में लाओ। जब न्यू टेक्नोलॉजीज लेकर आओगे, न्यू एडवांसमेंट्स की तरफ जाओगे तो इकोनॉमीज ग्रो करेंगी, उनके प्रोडक्ट की सेलिंग भी होगी। ठीक है, उनकी डिमांड भी क्रिएट होगी। लेट्स से जैसे मैंने आपको कहा हुआ है कि अक्सर जो है हमारे यहाँ क्या होता है कि दुकानदार ने जो है क्या कर दिया कि एक स्टोर बना लिया ग्रोसरी का, 5 और दुकानदार बैठ जाते हैं वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर ओपन करके। फिर कहते हैं जी हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, हमने इतने पैसे लगा दिए, इतना जो है अपना नुकसान कर दिया और हमें से जो है कोई परचेजिंग नहीं करता। भाई आप न्यू कुछ लाए ही नहीं हो, वही ओल्ड चीज़ चल रही है तो उसके लिए कौन आएगा। तो अगर आप इन रियलिटी अपने नेशनल इनकम को इंक्रीज करना चाहते हो तो यू हैव टू गो फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज। अपने बिजनेस के लिए प्लान्स करोगे, न्यू टेक्नोलॉजी जो है लेकर आओगे, नए तरीके कार लेकर आओगे, अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करोगे, जिसमें जो है आपका टाइम लगेगा। लेकिन क्या होगा कि आपकी नेशनल इनकम भी जो है आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होगी। सो कहते हैं कि when total spending in the economy increases as at a faster rate than the economy can grow in real terms, the inevitable result is price inflation. लेकिन जब आप क्या कर लेते हो कि स्पेंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और आप चीज़ें जो है उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेट्स से घर की मिसाल ले लेते हैं। घर में पहले जो है 2 खाने वाले बंदे थे, ठीक है, तो वो 2 वक़्त की रोटी जो है, जो उसके पास 10,000 तनख्वाह थी उसमें गुज़ारा हो रहा था। लेकिन अब घर में जो है वो 5 या 10 बंदे हो गए हैं। जब 10 बंदे हो गए हैं तो इनकम सोर्स स्टिल वही है। जब इनकम सोर्स स्टिल वही है तो उसकी परचेज़िंग पावर रिड्यूस हो जाएगी। वो सबके लिए जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं ला सकेगा, जो पहले 2 बंदे एन्जॉय करते थे। ठीक है? सो इसी तरीके से क्या है, कहता है कि अगर लोग क्या करना शुरू कर देंगे, अपनी स्पेंडिंग्स प्रोडक्ट्स के ऊपर शुरू कर देंगे और आपके मुल्क में जो है चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता प्रोड्यूस हो रही हैं, तो जब वो जो है प्रोडक्शन कम होगी, डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई आपके पास होगी नहीं उन चीज़ों की, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्राइसेज़ इंक्रीज़ होंगी जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। और यही बात कहते हैं कि इफ नेशनल इनकम एज़ मेजर्ड बाय टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ग्रो बाय 8%, but real economy, for example, actual output of goods and services increases by just 2%. The difference of 6% must be inflation. Higher prices rather than higher output. ठीक है कि आपके पास क्या हो जाएगा कि आपकी जो है टोटल एक्सपेंडिचर्स, नेशनल इनकम आपकी जो है वो क्या हो रही है, 8% आपकी इकोनॉमी में ग्रो हो रही है। लेकिन आपकी इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, वो 2% हो रहे हैं। तो जब 2 और जो है 8 के दरमियान डिफरेंशिएट हम करेंगे तो 6% का गैप आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, आउटपुट नहीं बढ़ेगी। कि आप कहो कि जी आउटपुट बढ़ जाएगी, आउटपुट कैसे बढ़ेगी, आउटपुट तो वही चलेगी क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लेकिन क्या हुआ कि उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई। जब इस किस्म की सिचुएशन आप जो है फेस करोगे तो इससे क्या हो जाता है कि आपकी जो है चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कि जी एक चीज़ जो है शॉर्ट हो गई है मार्केट में। आप अगली दफ़ा जाते हो कुछ अरसे 1 हफ्ते के बाद पूछते हो तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। शॉर्टेज के बाद ही प्राइस इंक्रीज़ आता है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या हो जाता है कि वो उसकी जो है प्रोडक्शन या डिमांड को उस तरीके से फुलफ़िल नहीं कर पाते। जब वो उसकी डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाते तो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि उसकी प्राइसेज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएँगी। तो ये जो है दोनों नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन के दरमियान जो है कनेक्शन है कि नेशनल इनकम इंक्रीज़, ठीक है, अगर आपके पास जो है वो क्विकली इंक्रीज़ आ रही है या ग्रोथ उसमें बहुत तेज़ी से आ रही है, ठीक है, और आपके जो है जो प्रोडक्शन है वो यूनिट्स प्रोड्यूस जो हो रहे हैं वो जो है तेज़ी से नहीं हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन की तरफ इसको इकोनॉमी को मूव करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है, इकोनॉमी आपकी जो है हमेशा एक तरीके से नहीं चलती। हम ये नहीं कंसिडर करते, हम कहते हैं कि जी
आपकी इकोनॉमी हमेशा बस एक स्मूथ तरीके से चलती रहेगी, कभी उसमें रिसेशन नहीं आएगा, कभी जो है वो ग्रोथ की तरफ नहीं जाएगी। बस एक ही स्टेबल तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी, ये पॉसिबल ही नहीं है, उसमें अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। और इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक साइकिल्स। कहता है कि द इकोनॉमिक साइकिल टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ इन जनरल द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इंक्रीजेस और डिक्रीजेस फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट। कि आपके कंट्री के अंदर नेशनल इनकम की क्या सूरत हाल है, वो जो है इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है एक साल से दूसरे साल के लिए। मैंने आपको क्या कहा कि नॉर्मली हम जो है वन ईयर को कंसिडर करते हैं, ठीक है। सो वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर हमें उसका प्रॉपर मेजर मिल जाता है। तो जब हम क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक साइकिल का जिक्र करते हैं, तो हम उसमें दो चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं, या आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी कंट्री की, या वो डिक्रीज होगी फ्रॉम वन ईयर टू नेक्स्ट। और जब आपके पास जो है नेशनल इनकम इंक्रीज होगी एक साल से दूसरे साल तक, इसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। और जब आपके पास इसमें डिक्रीज आएगा अगले साल तक, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक रिसेशन, जिसको हम जो है अगर सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो तो हम उसको इकोनॉमिक डिक्लाइन भी कहते हैं। क्यों ऐसे कहते हैं? क्योंकि आपके पास जो है क्या हो जाता है कि आपकी इनकम जब कम हो जाएगी तो लोग जो है वो चीज़ें नहीं परचेज कर सकेंगे। जब वो जो है चीज़ें परचेज नहीं कर सकेंगे तो क्या मसला बनेगा कि आपके पास जो है स्पेयर प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस पड़े रहेंगे, कोई ख़रीदने वाला नहीं होगा। तो जब आपके पास जो है कोई ख़रीदने वाला नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आपकी जो है इकोनॉमी इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है, और लोग जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को बंद करना शुरू कर देते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आपको लीड करता है। तो आपकी इकोनॉमी जो इन रियलिटी मूव करती है वो इस तरीके से डायग्राम में शो की गई है कि इस तरीके से चलती है। इकोनॉमिक साइकिल इस तरीके से चलता है कि आपकी इकोनॉमी में क्या सिचुएशन होती है, ठीक है। हमें यहाँ पे जो है वाई एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम मेजर कर रहे हैं लेवल ऑफ आउटपुट को, कि आपका जो है लेवल ऑफ रियल आउटपुट कितना है, और टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफिक, के साल से दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, इस तरीके से क्या सिचुएशन चल रही होती है। तो इकोनॉमी में कभी जो है आपके पास पीक सिचुएशन चल रही होती है, ठीक है। फिर जो है वो रिसेशन की तरफ आ जाता है, फिर जो है वो ग्रोथ की तरफ आना शुरू हो जाता है, फिर पीक तक पहुंच जाती है इकोनॉमी, ठीक है। फिर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। तो जो स्टेज हमारे पास जो है इकोनॉमी आपकी बिल्कुल टॉप पे जा रही होती है, बिल्कुल बेहतर जा रही होती है, उसको हम पीक कहते हैं। जहाँ पे आपकी इकोनॉमी जो है डाउनवर्ड होना शुरू हो जाती है, दैट इज नोन एज रिसेशन। तो कंपनी कंट्रीज जो है वो एफर्ट शुरू कर देती है, अपनी पूरी कोशिश शुरू कर देती है कि वो अपने आप को क्या करें, वो जो है इस सिचुएशन से निकाले, जिसको हम कहते हैं थ्रू। और वो जो है फिर क्या करता है, रिकवरी की तरफ जाता है, अपने आप को दोबारा से स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, और वो ऊपर जाता है। हम जो है क्या करते हैं कि ये ट्रेंड जो है मेजर करते हैं, हम इसको देखते हैं कि आपकी जो इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो कर रही है, और उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, अप एंड डाउन चल रहा है कि नहीं चल रहा। सो अगर इकोनॉमी में इस तरीके से अप एंड डाउन बहुत तेजी से आना शुरू हो जाए, तो फिर तो सिचुएशन जो है बड़ी वर्स्ट हो जाती है, कि आपकी जो इकोनॉमी बस हमेशा जो है रिसेशन की तरफ जा रही होती है। सो वो प्रॉब्लमैटिक है। और या बिल्कुल आप पीक पे जा रहे होते हो, तो वो जो है इतनी पॉसिबल नहीं है कि आप उसको जो है एक्सट्रीम तक लेकर चले जाओ। तो इसीलिए आपके उसमें जो है ये ट्रेंड अप एंड डाउन के चल रहा होता है, कि कभी जो इकोनॉमी ऊपर चली जाती है, कभी रिसेशन की तरफ चली जाती है, फिर इकोनॉमी कोशिश करती है कि वो अपने आप को रिसेशन से निकाल ले। लेकिन इकोनॉमीज़ की कोशिश क्या होती है कि वो अपने इस पीक को सही तरीके से यूटिलाइज़ करके इसको जो है चलाती रहे, ताकि जो है स्टेबलाइज़ इकोनॉमी चले। सो इसलिए कहता है कि एन इकोनॉमिक साइकिल कंसिस्ट ऑफ सेवरल ईयर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, with national income each year being higher than in the previous year, followed by economic recession, which is a period of years during which national income is falling. कि इकोनॉमिक साइकिल आपके जो है सालों साल सिस्टम चलता रहता है। ऐसा नहीं होता कि ग्रोथ जो है एक साल में डायरेक्ट आ जाती है, अगले साल में खत्म हो जाती है, फिर अगले साल में जो है वो ग्रो करता है। बल्कि ये तो एक स्लो चेंज चल रहा होता है, कि आहिस्ता-आहिस्ता आपके जो है क्या हो रहा होता है कि लोगों की जो है या कंट्री की नेशनल इनकम डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से इम्पैक्ट दूसरी चीज़ों पे पड़ना शुरू हो जाता है, इंडस्ट्रीज़ जाना शुरू कर देती हैं, और क्या हो जाता है कि वो सिचुएशन वर्स्ट की तरफ जाती है। जैसे अगर आप जो है अभी कोविड की सिचुएशन देखें, तो कोविड जैसे आया तो क्या हुआ कि डायरेक्टली आपकी पूरी इकोनॉमी तो नहीं बैठ गई, बल्कि क्या हुआ, लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के बाद जो है असरात क्या आने लगे, कि आहिस्ता-आहिस्ता जो ऑर्गनाइज़ेशंस थे, इंस्टीट्यूट्स थे, वो सारे के सारे क्या होने लगे, उनकी अफोर्डेबिलिटी से वो चीज़ें निकलने लगी, एक्सपेंसेस बढ़ते गए, उनकी इनकम जो है वो ज़ीरो चलती रही। तो कुछ अरसे तक वो सर्वाइव कर पाए, उसके सर्वाइवल के बाद जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता क्लोज़ होना शुरू हो गए, शट डाउन होने शुरू हो गए, और लोगों को जो है क्या करना शुरू कर दिया, निकालना शुरू कर दिया ऑर्गनाइज़ेशन से।
तो आहिस्ता-आहिस्ता लोग अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ना शुरू हो गए और इस तरीके से क्या होना शुरू हो गया कि इकोनॉमी जो है वो रिसेशन और इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को इस तरीके से देखते हैं। सो कहता है कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी यूजुअली ट्राइज टू अचीव कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इफ रिसेशन बिकम अनअवॉइडेबल पॉलिसी देन एम्ड एट मेकिंग रिसेशन एज शॉर्ट एज माइनर एज पॉसिबल। कि अगर आपकी जो है एक हर कंट्री की कोशिश यही होती है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाए, वो ग्रो करें, उसकी इकोनॉमी बेहतर से बेहतर परफॉर्म करे, ठीक है। लेकिन जहाँ कहीं पे सिचुएशन इस किस्म की आ जाती है कि वहाँ पे रिसेशन को आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप पूरी कोशिश करते हो कि यार हम जो है रिसेशन की तरफ ना जाएँ, लेकिन स्टिल आप जो है रिसेशन की तरफ मूव कर जाते हो, तो फिर गवर्नमेंट्स की कोशिश होती है कि वो इस रिसेशन ड्यूरेशन को शॉर्ट करें, कि वो ज़्यादा जो है इसकी वजह से बैडली इफ़ेक्ट ना हो। वो इकोनॉमी को इंजेक्ट करते हैं, वो हर तरीके से जो है पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि जो बिज़नेसेस हैं वो ग्रो करना शुरू कर दें, वो स्टेबलाइज़ होना शुरू कर दें। क्योंकि बिज़नेसेस स्टेबलाइज़ होंगे, लोगों की अर्निंग्स इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएँगी, उनको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, तो वही वो साइकिल दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आपके जो है इकोनॉमी में जो है इस तरीके से सिस्टम प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा होगा, तो वो सिस्टम जो है आपका स्टक होके रह जाता है। वो जो है प्रॉपर तरीके से फिर मूव नहीं करता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हर कंपनी जो है उसकी कोशिश करती है कि वो अचीव कर ले इकोनॉमिक साइकिल के अंदर और वो जो है इसको देखें। अब अगर एक बिज़नेस जो है क्या कर रहा है कि वहाँ पे जा रहा है एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे रिसेशन चल रही है, तो उसके लिए क्या फ़ायदा? लेकिन अगर उसको ये चीज़ नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट जो है बेनिफिट दे रही है और वो जो है कोशिश कर रही है कि अपने आप को रिसेशन के स्टेज से निकाले, स्ट्रगलिंग स्टेज चल रही है या जो है थ्रू स्टेज चल रही है उसकी, तो वहाँ पे जो है उसको बेनिफिट मिल सकता है। वो उसको जो है क्या करता है फैसिलिटेट करने की कोशिश करता है। तो इसके बेसिस पे हमारी जो है फिर डिसीजन मेकिंग और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफ़ेक्ट होती है और इसलिए हमें इस चीज़ को कंसिडर करना पड़ता है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है? इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है? सो इन्फ्लेशन जो है एक बुरी चीज़ भी है जो है कंट्री के लिए, क्योंकि आपकी चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो उसका सिर्फ़ यही फ़र्क नहीं मसला नहीं बनता कि आपके मुल्क में जो है वो चीज़ें महँगी हो जाती हैं, बल्कि उसका असर आपके जो है एक्सपोर्ट पे भी पड़ता है। क्योंकि आपके मुल्क में जब चीज़ें महँगी बनना शुरू हो जाएँगी, तो बाहर कंट्रीज़ में जब आप चीज़ें भिजवा रहे हो, तो उसके लिए वो चीज़ बेनिफिशियल नहीं रहेगी। वो उसको जो है अपने लिए बेनिफिशियल कंसिडर नहीं करेगा। वो कहेगा कि यार ये जो है क्या सिचुएशन चल रही है, इससे तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ये जो है इससे बेहतर है कि आप हमारे मुल्क के प्रोडक्ट को परचेज़ कर लें। वो ज़्यादा बेहतर मेरे लिए जो है या बेनिफिशियल मेरे लिए होगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए, कि वो जो है इस चीज़ को कंसिडर करे कि यार मेरे लिए जो है ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, मैं खुद को इन्फ्लेशन के अंदर पुट नहीं कर सकता। क्योंकि लोगों के जब आप जो है देखें तो उसकी अफोर्डेबिलिटी से चीज़ें निकलना शुरू हो जाएँगी। जब आपके कस्टमर के जो है उससे अफोर्डेबिलिटी से चीज़ें निकलना शुरू हो जाएँगी, देन हू इज़ गोइंग टू परचेज़ द प्रोडक्ट्स? कोई भी परचेज़ नहीं कर पाएगा। जब कोई परचेज़ नहीं कर पाएगा तो आप किस तरीके से काम करोगे? तो इसीलिए हम जो है इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को देख रहे हैं। और इन्फ्लेशन क्या है? कहता है कि इज़ द इंक्रीज़ इन प्राइस लेवल्स ओवर टाइम, कि आपके प्राइस लेवल्स में जो इंक्रीज़ आ रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको हम जो है इन्फ्लेशन कहते हैं। और कहता है कि द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ मेजर्ड यूजिंग वन और मोर प्राइस इंडिसेस और कॉस्ट इंडिसेस सच एज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिटेल प्राइस इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ वेजेस कॉस्ट। कि जो है फिर इन्फ्लेशन को हम कैसे मेजर करते हैं? हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 25% हो गई है, 20% हो गई है। तो उसके लिए कोई ना कोई पैरामीटर, कोई ना कोई तरीका तो होगा। और वो तरीका क्या है? या आप जो है प्राइस या रिटेल इंडेक्स से फाइंड करते हो या जो है वेजेस इंडेक्स से फाइंड करते हो। सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली क्या है? सो कहता है कि द एवरेज चेंज इन प्राइसेस ओवर टाइम दैट कंज्यूमर पे फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि आपके जो है बास्केट ऑफ गुड्स जो है उन्होंने डिफाइन कर दिया होता है कि जी इतने प्रोडक्ट्स हमारे पास जो है जो मेन है, हम इसको कंसिडर करते हैं। अगर इनकी प्राइसेस जो है उसके अंदर जो है चेंजेस आ जाती हैं एक साल के अंदर या एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर, इट मींस कि वो आपके पास क्या हो रही है कि इन्फ्लेशन है। अगर उसकी प्राइसेस जो है डिक्रीज हो रही है तो इन्फ्लेशन आपके पास नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है कि उनकी प्राइसेस आपके लिए जो है फेवरेबल होती जा रही है। सो हम एवरेज चेंज देखे हैं उनके प्राइसेस में कि आपके पास जो बास्केट ऑफ गुड्स हैं उनकी प्राइसेस में क्या फ़र्क आ रहा है, किस तरीके से फ़र्क आ रहा है।
तो उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम फिर क्या करते हैं कि उन्हीं बास्केट ऑफ गुड्स को जो है मेजर करते हैं और उसके ज़रिए से हमें पता चल जाता है कि कौन-कौन से प्रोडक्ट हमारे जो है वो एक्सपेंसिव हो रहे हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएँगी अगर उसकी प्राइसेज़ में इस तरीके से जो है इंक्रीज़ आया। तो अगर हम देखें, तो हमारे जो है इकोनॉमी में अगर आप देखें तो बास्केट ऑफ गुड्स को जो है बेसिकली क्या कहते हैं कि जो गुड्स आपके मुल्क में प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है? और जिनको ट्रैक भी कर सकते हो। अगर वो चीज़ें जो है ट्रैक नहीं हो सकती देन हाउ यू आर गोइंग टू मेजर इट? सो हम उसके लिए क्या करते हैं कि इन चीज़ों को देखते हैं कि यार हमारे पास जो गुड्स वगैरह मौजूद हैं जैसे हम उसमें कंसिडर करते हैं आपका फूड हो गया, आपकी क्लॉथिंग हो गई है, आपका फर्नीचर हो गया और बाकी जो है कुछ मेजर सर्विसेज हम इसमें शामिल करते हैं, ठीक है? हम उनको कंसिडर करते हैं और हम उनकी प्राइसेस देखते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है एवरीडे प्रोडक्ट्स है, फूड है तो रोज़ाना के हिसाब से आप यूटिलाइज़ करते हो। क्लॉथिंग है तो आप जो है हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते के हिसाब से करते हो या जो है इवेंट्स बेसिस पे करते हो। फर्नीचर है तो वो भी आप यूटिलाइज़ करते हो। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट उनकी क्या कर देती है कि इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करती है। और इन तमाम जो है फिर जो आपके पास मेन हेड्स हैं फूड और उसमें फिर उसमें एक-एक जो है एलिमेंट कंसिडर किया जैसे मिल्क हो जाता है, कॉफ़ी हो गई, सीरियल्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हो गया, मेडिकल केयर हो गया। इन तमाम को जो है क्या कर देती है कि उनकी जो है चेंजेस प्राइसेज़ को कंपैरिज़न करके इसको मेजर करती है। कि इनके दरमियान कितना फ़र्क आ रहा है। सो वो फ़र्क फिर क्या कर देता है उसको बेनिफिट देता है, उसके ज़रिए से कैलकुलेट कर देता है और उससे पता चल जाता है कि जी आपकी इकोनॉमी में किस तरीके से इन्फ्लेशन का हिसाब चल रहा है। सेकंड चीज़ हमने कहा कि रिटेल प्राइस इंडेक्स। रिटेल प्राइस इंडेक्स हमारे पास जो है पुराने ज़माने में इसको इस्तेमाल किया जाता था और वो क्या करते थे कि इसके ज़रिए से मेज़र कर देते थे कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्या है। जिसमें हम जो है क्या करते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग और वेज को देखते थे। कि जो है लोगों की जो है मज़दूरी कितनी चल रही है और उनकी जो है लिविंग कैसे चल रही है। अगर वो जो है प्रॉपर तरीके से लिविंग स्टाइल में चल रहे हैं, उसकी वेज जो है वो बेहतर है, ठीक है? तो फिर तो आपके पास सिचुएशन सही है। अगर वो जो है सही तरीके से नहीं चल रही, स्टेबलाइज़ नहीं है, ठीक है? तो फिर आपके पास जो है मसला बन रहा है। क्यों मसला बन रहा है? क्योंकि लोगों के पास जो है वो क्या हो रही है कि आपके कंज़्यूमर के पास जो प्रॉपर तरीके से अर्निंग नहीं हो रही, तो फिर तो मसला बन रहा है, ठीक है? या जो है वो क्या कर रहे हैं कि वो जो है अपनी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर रहे, उनकी लाइफ़ में जो है जैसे हमने कहा कि बास्केट ऑफ गुड्स हैं, तो अगर वो बास्केट ऑफ गुड्स को जो है अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो इट मीन्स कि वहाँ पे जो है इन्फ्लेशन की सिचुएशन ज़्यादा हो गई है। एक थर्ड मेथड जो हम इस्तेमाल करते थे ओल्ड उसमें, ठीक है, दैट वाज़ आवर इंडेक्स ऑफ वेजेस कॉस्ट कि आप जो है क्या करते हो कि वेजेस कंसिडर करते हो, ठीक है? कि वो जो है किस तरीके से आपकी जो है मेजर हो रही है, ठीक है? अगर आपने देखा होगा कि एक बंदा जो है जो वेजेस अर्न कर रहा है, तो वेजेस बेसिकली क्या होते हैं? मज़दूरी एक बंदे की। ठीक है? सो अगर एक बंदा जो है वो क्या कर रहा होता है कि उसकी जो है जो कंपनसेशन है या जो उसमें उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो अगर इंक्रीज़ हो रही है, तो फिर तो सही है। जैसे आपके सालाना जो है इंक्रीमेंट्स वगैरह, बोनसेस वगैरह मिलते हैं एम्प्लॉइज़ को। तो वो जो है अगर उसी हिसाब से चल रही है, वे इन्फ्लेशन के बेसिस पे चल रही है कि आपके मुल्क में इन्फ्लेशन 5% बढ़ा और तनख्वाहें भी 5% उसी हिसाब से बढ़ी, तो फिर तो इकोनॉमी एक साथ ही मूव कर रही है। लेकिन लोगों की सैलरीज़ जो है वो 1% 2% बढ़ रही है और आपके मुल्क में इन्फ्लेशन जो है वो 10% और 15% हिसाब से चल रही है, देन इट इज़ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी। तो हम जो है वेज कॉस्ट को मेज़र करके क्या करते हैं, इसको इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं। तो ये 3 मेथड्स जो है मेजरली हम क्या करते हैं, इसके मेजर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो फर्दर कहता है कि बिज़नेस आर अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन बिकॉज़ इन्फ्लेशन मीन्स दे हैव टू पे मोर फॉर द रिसोर्सेज़ सच एज़ मटीरियल एंड लेबर। They try to pass on their extra cost to their customers by raising the prices of their own goods. ठीक है, ज़ाहिर सी बात है कि आपके पास क्या हो रहा है कि जब इन्फ्लेशन आया तो मतलब ये है कि आप चीज़ें ज़्यादा पे करोगे। अपने मुल्क में देख लो पेट्रोल की कीमत जो है 60, 70, 80 रुपए, 90 रुपए थी। अब जो है वो 109 रुपए तक पहुँच गई है। आपके जो है वो प्रोडक्ट सेम इसी तरीके से कि चीनी हो गई, आपके जो है आटा हो गया, उन तमाम की तमाम की कीमतें जो है 4 गुना, 5 गुना बढ़ चुकी हैं। तो आपको मज़ीद एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो जब कंपनीज़ जो है प्रोडक्शन करेंगी, तो वो जो प्रोडक्शन के लिए बैठेगी, चीनी जो है लेट्स से एक जो है वो क्या करता है कि टॉफ़ी वग़ैरह बनाने की कंपनी है, ठीक है? अब वो टॉफ़ियाँ बना रहा है, उसके लिए चीनी जो है पहले उसको ₹50 किलो मिल रहा था, अब उसको जो है ₹150 किलो मिल रही है लेट्स से। तो ₹100 का जब डिफ़रेंस आ गया, तो उसकी जो है कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। तो जब वो अपना फिनिश गुड तैयार करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो भी अपनी प्राइस को इंक्रीज़ करेगा। वो एक चीज़ उसको महँगी मिल रही है, तो वो सस्ती कैसे बेचे आपको?
तो इस तरीके से जब वो जो है क्या हो जाएगा कि वो अपने जो है जब कॉस्ट उसके ऊपर इंक्रीज़ होगी, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कस्टमर से सारा ज़ोर निकालेगा। कस्टमर को हायर प्राइसेज़ पे करनी पड़ेंगे और इसलिए कहता है कि जब कस्टमर को जो है हाई प्राइसेज़ पे करनी पड़ेंगी, तो उसको ज़ाहिर-सी बात है पैसे लाने पड़ेंगे और जब वो पैसे कहाँ से लाएगा? वो ज़्यादा सैलरीज़ और वेजेस की डिमांड करेगा। यार हमारी तनख्वाहों को इंक्रीज़ करो, आपके जब मुल्क में स्ट्राइक क्यों चल रहे होते हैं तनख्वाहों के टाइम पे? इसीलिए तो चल रहे होते हैं कि यार आपने मुल्क में जो है चीज़ों की कीमतें 10% बढ़ा दी हैं और यहाँ पे हमारी तनख्वाहें आप दे नहीं रहे हम एक्स्ट्रा। तो मेरी अफ़ोर्डेबिलिटी में तो वो चीज़ें नहीं आने वाली। अगर मैं जो है क्या कर लेता हूँ कि 4000 5000 रुपए की जो है गंदम की वो जो है ये आटा उठा लेता हूँ या 6000 का आटा उठा लेता हूँ और मेरी तनख्वाह ही टोटल 10,000 रुपए है। तो 4000 रुपए में मैं पूरा महीने के जो है कैसे घर चलाऊँगा? तो वो क्या करेंगे मज़ीद एक्स्ट्रा डिमांड करेंगे वेजेस और सैलरी की, कि हमें एक्स्ट्रा पे किया जाए, ताकि हम अपनी जो है ज़रूरियात को पूरा कर सकें। और इसलिए कहता है कि द इन्फ्लेशन स्पाइरल कैन गो ऑन indefinitely with increase in material and wages pushing up prices of finished goods which in turn leads to higher wages and material cost। वही बात कि इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि स्पाइरल चल रहा होता है, एक साइकिल चल रहा है, वो तमाम के तमाम को लिपेटता जाएगा कि जो है मटेरियल की कीमतें बढ़ेंगी, वहाँ पे मज़दूरियाँ बढ़ेंगी तो जो है एंड प्रोडक्ट बढ़ेगा क्योंकि कंपनी जो है वो क्या करेगी मज़दूरों को पहले जो ₹1000 जो है रेट से मज़दूरी दे रहे थे, अब वो ₹2000 या ₹1500 मज़दूरी दे रहा है। ₹500 यहाँ से बढ़ के वहाँ पे जो है ₹250-300 जो उसके प्रोडक्ट में जो है जो रॉ मटेरियल मिल रहा था वो इंक्रीज़ हो गया। तो टोटल इफेक्ट ₹750 का उसके ऊपर पड़ा। वो क्या कर देगा वो उसको मज़ीद कस्टमर के ऊपर डालेगा। कस्टमर फिर डिमांड करेंगे सैलरी की। तो एक साइकिल जो है स्पाइरल जो है वो चल रहा होता है। और इसे कहते हैं कि इट इज़ आल्सो रिकॉग्नाइज्ड दैट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस। This is the rate of inflation that business and usually expect in future. Inflationary expectation affect demand for wage rises and decision by business to raise their prices। कि फिर ये जो आपके पास सिचुएशन चलती है या रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है इफेक्ट होता है वो एक्सपेक्टेशन से होता है। जैसे आपके मुल्क में जो है जैसे फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगने की सिचुएशन है उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं धड़ाधड़ लोग जो है राशन जमा घरों में स्टॉक जमा करने पे लगे हैं। गवर्नमेंट बार-बार चिल्लाती रही कि भई आप जो है इस तरीके से मत करो, सारा सामान मार्केट से मत उठाओ, आपकी जो है इंडस्ट्रीज़ वो स्लो हो रही हैं, तो आपके लिए प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में शॉर्ट हो जाएँगे। बजाए इसके घर में आप जो है उसके स्टॉक बनाओ, आहिस्ता-आहिस्ता यूटिलाइज़ करो ताकि आपकी जो है वो सप्लाई भी उसी तरीके से चले और डिमांड भी इक्वली चले। सो जब इस किस्म की एक्सपेक्टेशन आना शुरू हो जाएँगी, तो लोग जो है वो अपनी सैलरीज़ को भी डिमांड करना शुरू कर देंगे ज़्यादा की और बिज़नेसेस भी अपने जो है वो डिसीज़न इसी बेसिस पे लेगी कि हमने क्या करना है, कि हमने जो है प्राइसेज़ इंक्रीज़ करनी है। तो इसी तरीके से दोनों एक-दूसरे को जो है इम्पैक्ट करना शुरू कर देंगे और जो सिचुएशन आपके पास है वो मज़ीद वर्स्ट होने की तरफ जाएगी, ना कि बेहतर होने की तरफ आएगी। तो लास्ट में हम देखते हैं कि जी इसके लिए फिर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? ठीक है कि इम्प्लीकेशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन फॉर नेशनल इनकम कि जो है वो किस तरीके से इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं। ठीक है? सो हमने क्या कहा आपके पास जो है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का जब हम ज़िक्र करते हैं तो मैंने आपको कहा कि आपकी इकोनॉमी में किस तरीके से सिस्टम चलता है कि तमाम की तमाम चीज़ें जो है एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, कनेक्शन से मुराद हमारा क्या है? हमने स्टार्ट में जो है डायग्राम देखी थी कि आपके पास जो है सब जो है प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, मार्केट आपके पास एक बनाई गई है। मार्केट में क्या चल रहा होता है? मार्केट में यही चल रहा होता है कि हाउस होल्ड वाले जो है चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं और जो आपके पास इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं? वेजेस पे कर रही हैं। उनकी जो है मज़दूरी को इस्तेमाल कर रही है। ठीक है? तो वो जो है क्या कर रहे हैं कि एक हैंड टू हैंड सिस्टम चल रहा है। जब हैंड टू हैंड सिस्टम आपके पास चल रहा होता है तो वहाँ पे क्या होगा कि लोग जो है इंक्रीजेस एक्सपेक्ट करेंगे कि जो है वेजेस हमें ज़्यादा चाहिए। वहाँ से वो क्या करेगा अपनी कॉस्ट को रिड्यूस इंक्रीज़ करेगा। वो कहेगा कि मुझे जो है क्या करना है कि इन तमाम चीज़ों को इंक्रीज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा। तो बिज़नेसेस वहाँ से इंक्रीज़ करेंगे चीज़ों को और यहाँ से लोगों की जो है वो सैलरीज़ की डिमांड इंक्रीज़ करेंगे। तो जब इस तरीके से दोनों तरफ से इंक्रीज़ेज़ की डिमांड चलेगी तो क्या होगा? ऑटोमैटिकली आपकी चीज़ों के प्राइसेज़ बढ़ना शुरू हो जाएँगे। सो एक साइकिल की तरह जो है एक सिस्टम चलता रहेगा कि आपके पास जो है क्या होगा कि चीज़ों की कीमतें मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएँगी। मज़ीद पुश करता जाएगा और उसकी वजह हमने क्या कहा कि एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि उनको फ्यूचर में नज़र आता है कि जी एक चीज़ें जो है महँगी हो रही हैं, तो वो जो है पहले से स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। अब 1% इंक्रीज़ आ रहा होता है, वो इंक्रीज़ जो है 5% 4% तक पहुँच जाता है क्योंकि लोगों ने स्टॉक्स बनाना शुरू कर दिए। तो वो इसको जो है क्या करते हैं इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि इसके लिए इम्प्लीकेशंस क्या होंगी? तो कहता है कि इन्फ्लेशन हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर नेशनल इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम्स एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ 2 फैक्टर्स।
an increase in the real quantity of goods and services produced, and the real spending on goods and services. Number second, increases due to higher prices and cost. ठीक है कि आपके पास जो है क्या होगा कि नेशनल इनकम हमने क्या कहा कि जब नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, स्पेंडिंग्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा कि जब प्रोडक्शन तो वैसे हो नहीं रही, तो उसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन की सिचुएशन की तरफ हमें लीड करेगा। तो ये वही बात यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास जो है रियल क्वांटिटी गुड्स और वो जो है प्रोड्यूस, तो वो तो अपने नॉर्मल तरीके से चल रही है, वो अपने जो है फिर उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा कि मैं जो है लोगों की डिमांड को फिलफिल कर सकूँ। और वहां से क्या हो जाएगा कि लोगों की जो है वो स्पेंडिंग वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो जब वो जो है इस तरीके से स्पेंडिंग्स उनकी इंक्रीज हो जाएंगी रियल गुड्स में, ठीक है क्या, तो वहां पे दोनों का इफेक्ट चलता रहेगा। और या फिर आपके पास क्या हो सकता है कि इंक्रीजेस ड्यू टू हायर प्राइस एंड कॉस्ट, या फिर आपके पास जो इन्फ्लेशन या नेशनल इनकम क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे आपकी जो है हाई प्राइसेस हो रही है। सो कहता है कि इट इज पॉसिबल फॉर द मेजर नेशनल इनकम टू इंक्रीज व्हेन रियल इकोनॉमी इज इन रिसेशन। For example, suppose that measured national income increases from one year to the next by 3%, but inflation during the year was 5%. This indicates that real economy has gone into recession and is 2% low. क्योंकि आपकी इकोनॉमी जो है उसके साथ कॉप अप नहीं कर पा रही, आपकी इकोनॉमी में जो है वो नेशनल इनकम जो है वो इस तरीके से नहीं बढ़ रही जितनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। सो जब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो आपके पास से आपकी इकोनॉमी दोबारा रिसेशन की तरफ आना शुरू हो जाएगी, लोगों की अफोर्डेबिलिटी से चीजें निकलना शुरू हो जाएंगी। So इसलिए कहते हैं कि experience has shown that when the rate of inflation is high, inflation expectations are high, the real economy is likely to stagnate or go into recession. कि आपकी इकोनॉमी में जब इस किस्म की सिचुएशन आना शुरू हो जाती है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, या जो है उसके साथ साथ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन भी हाई होती है कि मजीद चीज़ें महंगी होती जाएंगी, मजीद महंगाई आ रही होगी जैसे हमारे मुल्क में, तो वो आपको लीड कहाँ करता है, या रिसेशन की तरफ लीड करता है या स्टैग्नेशन की तरफ जाता है, कि जहाँ पे आपकी अनएम्प्लॉयमेंट और वो भी चीज़ें भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। So इसलिए लास्ट में कहता है कि a government might therefore take view that some inflation is unavoidable, although in some countries there has been deflation, all price and retail price, all fall in the retail price. However, the rate of inflation and inflation expectations should be kept under control to give the real economy an opportunity to grow. कि गवर्नमेंट को फिर क्या करना पड़ेगा, इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो जो है देखे कि वो इन्फ्लेशन को अवॉइड कर सकता है कि नहीं कर सकता। कुछ जो है सिचुएशन में ऐसे हो जाता है कि इन्फ्लेशन आपकी जो है अनअवॉइडेबल हो जाती है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि वहाँ पे जो है उसको इकोनॉमी को जो है फिर उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए प्लान करना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से इन चीज़ों को जो है स्टेबलाइज कर सकता हूँ। और या फिर आपके पास जो है डिफ्लेशन की तरफ जाएगी सिचुएशंस की, जहाँ पे आपके पास जो है प्राइसेस उसकी बिल्कुल डाउन होना शुरू हो जाती हैं, चीज़ें की महंगी नहीं हो रही होती बल्कि दिन ब दिन जो है सस्ती से सस्ती होती जा रही होती है। तो जब चीज़ें सस्ती से सस्ती होती जा रही है, तो बज़ाहिर तो हमें ये चीज़ बड़ी आसान नज़र आ रही है, बड़ी अच्छी नज़र आ रही है कि यार चीज़ें सस्ती हो रही है, तो इसमें क्या मसला है? मसला है। क्यों मसला है? क्योंकि जब सी चीज़ें जो है वो सस्ती होती जाएँगी, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो है वो चीज़ें आपकी जो है इकोनॉमी में लोगों की डिमांड को इंक्रीज़ कर देगा। और जब वो जो है लोगों की डिमांड को इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा और प्रोडक्शन जो है वो उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगी, उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगी, देन इट विल लीड टू अगेन इन्फ्लेशन। तो ये चीज़ें जो है आपकी इकोनॉमी में इस तरीके से चलती रहती हैं। सो ये आज का हमारा जो है टॉपिक था। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।